नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे आपदा का कहर टूटा, भगवान भी नहीं छूटा। उत्तराखंड के देहरादून में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सहस्त्रधारा पर बादल फटने से बाढ़ आ गई, जिससे होटल, दुकानें बह गए और कई लोग लापता हो गए। जबकि मानसून की विदाई शुरू हो चुकी है, लेकिन ये घटनाएं दिखाती हैं कि मौसम अभी भी खतरनाक रूप दिखा रहा है, जिसके चलते सहस्त्रधारा के मुख्य बाजार में मलबा आने की वजह से 3 बड़े होटल और कई दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई है। ये घटना देर रात तकरीबन 11:30 बजे की है। काड़ीगढ़ में बादल फटने के बाद मुख्य बाजार में बड़े पैमाने पर मलबा आ गया। करीब 100 लोग बाजार में ही फंस गए थे, जिन्हें गांव वालों ने सकुशल बचा लिया है। दूसरी ओर आईटी पार्क के पास भी बड़ी मात्रा में मलबा आ गया। इससे सांग नदी का जलस्तर बढ़ गया। पुलिस ने आसपास रहने वालों को सतर्क कर दिया है। देर रात 12 बजे आईटी पार्क के पास मलबा आने पर बचाव अभियान चलाया गया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। अभी तक किसी भी तरह की जनहानि की सूचना नहीं मिली है, लेकिन इस बारिश से इंसान तो क्या, भगवान के डर तक खतरा मंडरा रहा है। साथ ही आपदा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोर्चा संभाल लिया है। वहीं प्रधानमंत्री सहित गृह मंत्री ने हर संभव मदद का आश्वासन प्रदेश की सरकार को दिया है। प्रदेश में बड़ी बारिश के चलते चारधाम यात्रा सरकार के लिए कराना भी बड़ी चुनौती बन गया है। यमुनोत्री के निर्दलीय विधायक संजय डोभाल ने चारधाम यात्रा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आज इन्हीं सब मुद्दों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में मौसम का कहर अभी भी लगातार जारी है। देहरादून में सहस्त्रधारा कारली घाट क्षेत्र में देर रात बादल फटने से काफी नुकसान हो गया है। कई दुकानें पानी की तेज धारा में बह गई हैं। करीब 100 लोगों को रेस्क्यू कर बचाया गया है। 2 लोगों की तलाश की जा रही है। बादल फटने के बाद देहरादून के सभी स्कूल आज के लिए बंद कर दिए गए हैं। मालदेवता में पुल के अप्रोच रोड टूट गई है। उपनाई नदियों ने देहरादून का प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर को भी काफी नुकसान पहुंचाया है, जिससे लोगों को दहशत में डाल दिया है। ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी उफान पर है। एसडीआरएफ ने नदी में फंसे 3 लोगों को रेस्क्यू किया है। वहीं देहरादून हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर फन वैली और उत्तराखंड डेंटल कॉलेज के नजदीक स्थित पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। एनडीआरएफ के साथ एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई हैं। घटना में कुछ दुकानें भी बह गई हैं, लेकिन जान माल की हानि नहीं हुई है। 2 लोग मिसिंग हैं, जिनकी खोजबीन की जा रही है। जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना स्थलों का दौरा किया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सहस्त्रधारा में देर रात हुई अतिवृष्टि से कुछ दुकानों को नुकसान पहुंचने की दुखद सूचना प्राप्त हुई है। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। इस संबंध में निरंतर स्थानीय प्रशासन से संपर्क में हूं और स्वयं स्थिति की निगरानी कर रहा हूं। ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं। वहीं सरकार के मंत्री भी अब मान रहे हैं कि आपदा का कारण बढ़ता अतिक्रमण है, जिस पर रोक लगाई जाएगी। शाम से ही काफी तेज बारिश होने के कारण से, बादल फटने के कारण से देहरादून जनपद, टिहरी जनपद और उत्तरकाशी के भी कुछ इलाकों में आज काफी नुकसान हुआ है। बड़ी आपदा आई है। बादल भी फटा है, जान माल की भी क्षति हुई है। अनेक स्थानों पर संपर्क मार्ग कट गए हैं। पुल भी इस आपदा की भेंट चढ़ गए हैं। नदियों का जलस्तर काफी उफान पर है। ऐसे पूरे क्षेत्रों का लगभग सभी क्षेत्रों पर सभी अधिकारी जो आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए हैं, जिला प्रशासन के हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के लोग हैं, सभी समन्वय के साथ सभी क्षेत्रों में राहत के काम, बचाव के कार्य कर रहे हैं। नहीं, देखिए, निश्चित ही कहीं ना कहीं ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि नदी का जो चौड़ाई है वो लगातार कम होती जा रही है। लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और जिसकी वजह से भी नुकसान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पे भी अंकुश लगेगा। ऐसे लोगों के लिए क्या चेतावनी है? नहीं, देखिए, भविष्य में इस प्रकार के अतिक्रमण हो, यह हम सुनिश्चित करेंगे
सरकार की उदासीनता है, असंवेदनशीलता है कि जिस तरीके से आपदा प्रबंधन में धामी सरकार विफल साबित हुई है, ये सबके समक्ष है। आप कल का ही एक उदाहरण ले लीजिए कि मौसम विभाग ने पहले से ही चेताने का कार्य किया था कि अगले 24 घंटे में तेज़ से भी बहुत तेज़ बारिश हो सकती है, बादल फटने की भी संभावना जताई थी। उसके बावजूद भी रिस्पना और बिंदाल या टॉन्स नदी, सौंग नदी के आसपास जो बसे हुए लोग थे उन्हें हटाने का प्रयास नहीं किया गया, उन्हें जो है सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का कार्य नहीं किया गया। इसका परिणाम हमने और आपने देखा कि कितना नुकसान जो है झेलना पड़ा। सहस्त्रधारा जो टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पर किस तरीके से जो है अभी भी 2 लोग लापता हो चुके हैं। एक व्यक्ति की आपने देखा जो रिस्पना से बहता हुआ आया, अभी इंदर रोड पे जो पुल है उस पर उसकी लाश जो है मिली है। तो मुझे लगता है कि ये भयावह स्थिति इस प्रदेश की है। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर यमुनोत्री के निर्दलीय विधायक संजय डोभाल ने प्रेस वार्ता कर कहा कि चारधाम यात्रा सिर्फ प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रभावित नहीं है, बल्कि इसके पीछे सरकार की सुनियोजित साजिश भी है। उनका आरोप है कि मास्टर प्लान लागू नहीं किया गया, रोपवे का काम धीमी गति से चल रहा है और श्रद्धालुओं को हर 10-20 किलोमीटर पर चेकिंग के नाम पर परेशान किया जा रहा है ताकि उनकी यात्रा का अनुभव खराब हो। डोभाल ने कहा कि 2024 की बारिश से यमुनोत्री धाम और जानकी चट्टी आपदा की चपेट में आए थे, लेकिन आज तक सुरक्षात्मक कार्य शुरू नहीं किए गए। हालिया आपदा के बाद भी सड़कों और पुलों की मरम्मत नहीं की गई है। संजय डोभाल ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस मनमाने तरीके से कार्रवाई करती है और स्थानीय नेताओं की सह पर काम करती है। उन्होंने नौकरशाही पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा की जा रही है और जिला स्तर पर प्रस्तावों को गंभीरता से नहीं लिया जाता। डोभाल का आरोप है कि उत्तरकाशी में भ्रष्टाचार चरम पर है। नहीं तो मैं आप ये देख लीजिए कि सरकार का किसी भी उसमें मैं बोल रहा हूँ कि यमुनोत्री तक ही है। मैं लगभग जब यात्रा सीजन रहता है तो यात्रियों की रात को 1-2 बजे तक फोन सुन के परेशान हो जाता हूँ कि हर जगह हर 10 किलोमीटर पे या कहीं पे भी यात्रियों को ऐसे रोक दिया जाता है जैसे वो कहीं के आतंकवादी हो या गैंगस्टर हो। और जो रही काम की बात, काम तो आप देख ही रहे हैं। मैं इतने समय से बोल रहा हूं कि जब 2024 में यमुनोत्री जैसी जगह में आपदा आई और उस पर आज तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, सुरक्षात्मक कार्य, तो आप इसी से अंदाजा लगा दीजिए कि मेरे क्षेत्र की कितनी अनदेखी हो रही है। हम बार बार हमारा उत्तराखंड क्रांति दल का कहना ये है कि जो वर्तमान बीजेपी सरकार है या हम यूं कहें जो ये राष्ट्रीय दल है, इनका कोई भी सुनियोजित कार्यक्रम नहीं होता है। अभी आप सभी देख रहे हैं कि जहां मौसम विभाग लगातार मौसम की बिगड़ती स्थिति को बता रहा है, वहीं अगर बीजेपी ने ये ऐलान कर दिया है कि चारधाम यात्रा शुरू की जाए तो ये बहुत ही खतरा है, बहुत ही रिस्क है और इसमें यात्रियों को भी सोचना पड़ेगा कि इस स्थिति में कैसे यात्रा की जाए। लेकिन दुर्भाग्य है या विडम्बना है, यूं कहें कि बीजेपी सिर्फ आंकड़ों पर करती है कि हमने इस बार इतने यात्री भेज दिए हैं, लेकिन उसमें कितने यात्री सुरक्षित हैं, उनका क्या पुख्ता इंतजाम है, इनकी कभी उन्होंने देखने की और सोचने की कोशिश नहीं की। देखिए, मुझे लगता है कि यात्रा को लेकर के या आपदा को लेकर के विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए। सब चीज़ें सरकार जो है समय के अनुकूल करती है और जब समय होता है या सही समय हो या गलत समय हो, सरकार इसका आकलन करती है और यात्रा हमारी सही से चले, लोग अपने गंतव्यों को वापस दर्शन करके यहाँ से जाए, ये सरकार की मंशा रहती है। रही बात आपदा पर कि आपदा आई है, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी सुबह से आपदाग्रस्त क्षेत्रों में हैं, लोगों के साथ खड़े हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक, वो भी सबके सब अपने अपने क्षेत्रों में, आपदाग्रस्त क्षेत्रों में हैं। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी अगर आपदा के ऊपर भी विपक्ष अगर अपनी राजनीति करने की कोशिश कर रहा है तो ये गलत चीज़ है। ये अपनी थोड़ी सी मानसिकता को विपक्ष को सुधारना पड़ेगा। आपको बता दें कि अब तक इस मानसून में प्रदेश को बड़ा नुकसान हुआ है। आपदा में हुए भारी नुकसान के बीच राज्य ने केंद्र से 5,702 करोड़ की विशेष सहायता राशि मांगी। राज्य में 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली से शुरू हुआ आपदाओं का सिलसिला अब तक अनवरत जारी है। बादल फटने, भूस्खलन और भूधसाव की वजह से सैकड़ों गांवों को नुकसान हुआ है। तमाम लोग आज भी राहत शिविरों में जीवन काट रहे हैं। आगे भी मौसम की चेतावनी जारी है, जिसमें देहरादून, चमोली, चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिले में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है।
साथ ही गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमक सकती है। वहीं राज्य के बाकी जिलों में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने के साथ ही बारिश की तेज बौछार पड़ने की संभावना है, जिसे लेकर येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है, जिसमें आगे भी आपको सचेत रहने की बहुत आवश्यकता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से होगी चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ने वाला है। हमारे साथ में राजेश्वर पैनुली, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की ओर से, दीपक रावत जी, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से, और हमारे साथ में कुछ अन्य मेहमान भी जुड़ रहे हैं। उमेश सती जी हमारे साथ में हैं, तीर्थ पुरोहित बद्रीनाथ धाम की ओर से। आगे अन्य मेहमान भी हमारे साथ में चर्चा में हिस्सा बनेंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं राजेश्वर पैनुली जी के साथ में, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी। राजेश्वर जी, बड़ी आपदाओं का सामना प्रदेश पहले ही कर रहा था। अलग अलग जगहों पर, चाहे थराली हो, सभी जगहों पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन सहस्त्रधारा के पास में जो पूरा घटनाक्रम हुआ वो भी बहुत परेशान कर देने वाला है। विपक्ष का आरोप है कि जितना ज़्यादा मदद और जितनी तेज़ी के साथ में रेस्क्यू होना चाहिए था, शायद वो चीजें नहीं हो पा रही हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग सब उनके साथ हैं जो आपदा में है। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप आज देख रहे हो तो सुबह से लगे हुए हैं अपने आप ही, मतलब पर्सनल लेवल पे, जबकि आज का माननीय मुख्यमंत्री का जन्मदिन भी है, लेकिन जन्मदिन से ज्यादा उन्हें पता है कि हमें जनता के साथ जुड़े रहना, जनता के जो आपदा में घिरे हुए लोग हैं, जो आपदा में जो मुसीबतें झेल रहे हैं, उनके बचाव के कार्य के लिए लगना है। तो वो लगातार वो भी लगे हैं। माननीय प्रधानमंत्री भी लगातार इस सिचुएशन पे नजर रखे हुए, माननीय गृह मंत्री केंद्र के जो है हमारे, वो भी उस सिचुएशन पर लगातार नजर रखे हुए, और सारी तरफ से कोशिश की जा रही है कि आपदा का नुकसान कम से कम किया जा सके। देखिए, प्राकृतिक आपदा है, आप उसको 100% रोक नहीं सकते हम, लेकिन कितना प्रॉम्प्टली एक्शन लेते हैं वो ज्यादा मतलब उसकी मुद्दे की बात है। तो हम उस पर प्रॉम्प्टली एक्शन ले रहे हैं। हम कितना प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं वो भी एक मुद्दे की बात है। हम उस पर लगातार प्रिवेंटिव एक्शन भी ले रहे हैं। वो जो भी जितने भी प्रिवेंटिव एक्शन प्रैक्टिकली पॉसिबल है, देखिए हमेशा हम चीज़ों में बात करेंगे, प्रैक्टिकली जो प्रिवेंटिव एक्शन है वो भी पूरे के पूरे लिए जा रहे हैं जितने पॉसिबल हो सकते हैं। और जो भी चीज़ें लगातार जो भी चीज़ें हैं, चाहे किसी भी ढंग की सहायता हो, उस ढंग की सहायता उनको दी जा रही है और आगे भी दी जाती रहेगी। और जितने भी परेशानियां हैं, जितना उनका सॉल्यूशन मिल सकेगा उनका सॉल्यूशन किया जाएगा और तत्काल करने की कोशिश जाएगी, जल्दी से जल्दी विद इन द रीजनेबल टाइम किया जाएगा। ठीक है, हमारे साथ में तीर्थ पुरोहित बद्रीनाथ धाम की ओर से उमेश सती जी हैं। बहुत स्वागत सर आपका। उमेश जी, क्या कहना चाहेंगे? आपदा का कहर एक बार फिर से प्रदेश में अलग अलग जगहों पर, इसके पहले भी 2 जगहों पर हमने देखा। ऐसी मुश्किल घड़ी में 4 धाम की यात्रा भी दोबारा से शुरू कर पाना, क्योंकि जिस तरीके से बीच में बरसात का मौसम था, थराली के बाद में लगभग आप ये कह सकते हैं अनऑफिशियली अनाउंसमेंट हो गया था कि रोक दी गई है अलग अलग जगहों पर। कभी कहीं पर कोई रूट बंद हुआ तो कभी कहीं पर। लेकिन ऐसी चुनौती भरी स्थिति में क्या यात्रा कराना ठीक है? क्या श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिहाज से ठीक है? क्या कहना चाहेंगे? जो रास्ता है, जो यात्रा मार्ग है, वो कितना सुरक्षित है? अनम्यूट कीजिए सर, पहले अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। जी मैम, नमस्कार। नहीं है, आपने जैसा कहा कि लगातार आपदाओं का एक सिलसिला लगातार जारी है, थराली से लेकर और थराली तक, और आज देहरादून में जो इतना बड़ा आपदा आई है, ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं का असर यात्रा पे भी है और होगा आने वाले समय में, क्योंकि यात्रा का दूसरा चरण अभी स्टार्ट हो ही रहा था कि अचानक आज कोई ये देहरादून का जो ये मामला आया है, इतनी बड़ी आपदा आई है, लोगों ने अपनी जान माल और अपनी संपत्ति को खोया है, इससे कहीं ना कहीं प्रभावित तो होगी यात्रा। इसके लिए हम सब लोग पहले से तैयारी, हमको भी अपनी तरफ से मानसिक रूप से हमको भी तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों से लगातार एक क्रम दिखाई दे रहा है कि लगातार आपदाओं का जो सिलसिला लगातार साल दर साल बढ़ता जा रहा है। पहले थोड़े स्थिति पे होता था, फिर थोड़ा और ज्यादा होने लगा, अब तो बहुत ज्यादा होने लगा। कहीं ना कहीं इसका एक हमको इसका ये इम्पैक्ट कहीं ना कहीं चारों धामों में तो है ही, और इस सब के लिए कहीं ना कहीं सरकार अपना काम कर ही रही है। हमको भी जो भी सहयोग हमारी तरफ से जो सरकार को किया जा सकता है वो हम कर रहे हैं, अपनी तरफ से जो करेंगे, जो भी हमसे वो चाहेगी हम करेंगे। और इस समय ज्यादातर यह है कि यात्रियों की सुरक्षा का भी बड़ा एक सवाल हो जाता है कि ऐसी स्थिति में जब सड़कें लगातार टूट रही हैं, आपदाएं आ रही हैं, कहीं पर भी कोई भी लैंडस्लाइड का बड़ा मामला आ जा रहा है, तो इससे यात्रियों की सुरक्षा का भी मामला आता है। तो कहीं ना कहीं यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए भी हमें भी एहतियात बरतनी चाहिए। सरकार को भी बिल्कुल जो भी वो आदेश वहां से देगी यात्रा को लेकर के, उसका हम सबको पालन करना है और आगे भी पालन करेंगे।
क्योंकि इस समय जो विपदा है ये हमारी पूरे राज्य की विपदा है। इस समय जो भी हमसे सहयोग हो सकता है राज्य की तरफ से, एक सरकार के लिए भी हो सकता है, वो करेंगे। जी भाई, ठीक है, लौटते हैं आपके पास में। दीपक रावत जी हमारे साथ में हैं, केंद्रीय प्रवक्ता हैं उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। बहुत स्वागत दीपक जी आपका। दीपक जी, बहुत दुखद है, और देखिए बहुत ज़्यादा पहाड़ी इलाकों में, सेंसिटिव जोन्स में हम ऐसी आपदाओं के एक उम्मीद होती है, क्योंकि पता होता है कि ये सेंसिटिव एरियाज़ हैं, यहाँ पर आपदाओं की आशंका सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन देहरादून, ये सहस्त्रधारा में मुझे नहीं याद है कि मैंने पिछले कई सालों में ये सुना हो कि वहाँ पर आपदा जैसा कुछ लोगों को लगे कि यहाँ पर भी कुछ हो सकता है, लेकिन अब वैसा भी हो रहा है। ये अपने आप में कई सारे सवाल भी खड़े करता है। दूसरा ये भी कि सुरक्षा को लेकर अपने आप में सवाल उठ रहे हैं। एक तो ये कि विपक्ष ये भी कह रहा है कि उतनी सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं जितनी उम्मीद होनी चाहिए, उतना रेस्क्यू नहीं हो पा रहा है, उतनी मदद नहीं पहुंच पा रही है। और दूसरा ये कि चारधाम यात्रा क्या वाकई दोबारा से शुरू की जानी चाहिए? आज से हेली सेवा की भी शुरुआत होनी थी, हालांकि खराब मौसम के चलते कोई हेलीकॉप्टर केदारनाथ के लिए नहीं उड़ा। अलग अलग चारों धामों में सवाल अपने आप में वैसे ही जस के तस खड़े हुए हैं। क्या दोबारा से चार धाम शुरू होनी चाहिए? श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी होनी चाहिए? और दूसरा ये कि ये जो आपदाएं आ रही हैं, इसमें सरकार कितना अच्छा एक्शन ले पा रही है, कितनी मदद लोगों तक पहुंचा पा रही है? देखिए गरिमा जी, ये बात तो बिल्कुल मैं राजेंद्र जी से इसमें सहमत हूँ कि प्राकृतिक आपदा को बहुत हद तक रोकना नामुमकिन है, क्योंकि उसके बारे में किस रूप में आएगी, किस स्वरूप में आएगी और कितना नुकसान करेगी, इसका पूर्व अनुमान लगाना अब तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आई नहीं है। लेकिन ये सत्य भी उनको स्वीकारना पड़ेगा कि कल रात की जो घटना घटी है उसमें पूर्व चेतावनी प्रदेश को नहीं थी, राज्य को नहीं थी, और विशेष रूप से देहरादून को नहीं थी। ये उनको मानना पड़ेगा, क्योंकि कल की अगर ये घटना घटी होती, अगर उनको जो केंद्र जो मौसम वैज्ञानिक है उन्होंने जो अनुमान लगाया था ऑरेंज अलर्ट का, उसमें अगर विशेष रूप से देहरादून भी था, तो ये कल हमारे पास मोबाइल में हर बार पिछली बार की घटनाएं घटी हैं प्रदेश में, तो अगर उत्तराखंड और विशेष रूप से अगर देहरादून में कोई घटना घटती थी या बारिश होती थी, तो हमें पूर्वानुमान के तहत एक चेतावनी दी जाती थी। लेकिन कल की घटना जब घटी है तो किसी प्रकार की कोई चेतावनी नहीं आई है, अत्यधिक बारिश की आई है। और जो घटना रात को 11:30 बजे घटी है, उसमें नदी किनारे नालों के, जहां पर एक सौंग नदी है, विस्पना नदी है, टॉन्स नदी है, इसके किनारे बसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पे नहीं ले जाया गया है। मैं आपकी जानकारी दे दूं, इसको तो स्वीकारना पड़ेगा राजेश्वर जी को। देखिए कहीं ना कहीं पर चूक तो हुई है, क्योंकि समय ऐसा है कि इसमें राजनीति नहीं की जा सकती, लेकिन ये स्वीकारना पड़ेगा। जो आदेश आया है डीएम का, वो सुबह 5 बजे का आया है, रात में 11 बजे की घटना है। और उस घटना में निश्चित रूप से हमें भी उसी के माध्यम से पता चला है, आप जैसे जो चैनल हैं न्यूज के, उन्हीं के द्वारा पता चला है कि सहस्त्रधारा में कोई बहुत बड़ी घटना घटी है। और आपको आपके चैनल के थ्रू मैं जानकारी देना चाहूंगा कि सहस्त्रधारा में जिस प्रकार से अतिक्रमण, इंक्रोचमेंट हुआ है, उसी का नतीजा है कि वो पानी है, उसे खुला स्थान नहीं मिला, और वो उसका जो वेग था, तेज था, वो बहुत ज्यादा नुकसान करके चला गया। रही बात मालदेवता की, जहां पूरी की पूरी सड़क बह गई है, आपको जानकारी दे दूं, पिछले 4-5 सालों से लगातार देखा जा रहा है, हर साल तकरीबन या अल्टरनेटिव ईयर्स में मालदेवता में बादल लगातार फट रहा है। पिछले 5 साल का आप रिकॉर्ड देख लीजिए, मालदेवता में लगातार बादल फट रहे हैं। वहां पर जीवन यापन करना सबसे ज्यादा मुश्किल हो रखा है, और दुर्भाग्यवश सबसे ज्यादा पिकनिक स्पॉट भी वही है, मालदेवता में है और सहस्त्रधारा में है। और जिस प्रकार से ये वेग आ रहा है, जिस प्रकार से पानी आ रही है, जिस प्रकार से अति वर्षा हो रही है, इसका नुकसान जो है जनमानस को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन ये राजेश्वर जी को मानना पड़ेगा, क्योंकि वो भी देहरादून में रहते हैं, कल किसी प्रकार की चेतावनी नहीं थी, और उसके एहतियातन के रूप में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को अलर्ट में नहीं रखा गया था। मैं आपको जानकारी दे दूं, ये सभी घटना के बाद प्रोएक्टिव नहीं थे, उसके बाद एक घटनाक्रम हुआ है। देखिए अभी भी सरकार कोशिश कर रही है कि जितने घटना कम से कम जनमान का नुकसान हो, जितना हो सके। यहां तक कि आपको जानकारी दे दूं, प्रेमनगर से जो सहसपुर जो हमारे क्षेत्र जुड़ता है, उससे संपर्क टूट चुका है पूर्णतः, लेकिन वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब पूरा का पूरा मार्ग क्षतिग्रस्त हो चुका है। इसी प्रकार से मालदेवता में भी मालदेवता से एक जो पुल जाता है टिहरी की तरफ जोड़ता है, वो उस पुल का भी पहला हिस्सा जो है, वहां पर बहुत बड़ा एक 20 बाय 20 का गड्ढा हो चुका है।
तो आप समझिए कि कल की जो बारिश आई है गरिमा जी, उससे इतना नुकसान हुआ है कि जिसका अनुमान वाकई में राजेश्वर जी की बात माननी पड़ेगी, हमें साथ है, सरकार के साथ में है कि पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन राजेश्वर जी ये बात भी आपको माननी पड़ेगी, किसी प्रकार की चेतावनी नहीं दी गई थी और एनडीआरएफ एसडीआरएफ को अलर्ट मोड में नहीं रखा गया था और उस नदियों, दोनों नदियों के किनारे लोगों को सुरक्षित स्थान पे नहीं ले जाया गया। यदि इस पर यही तो एक चूक हो रखी है। यदि उनको सही समय पर इस चीज का अवगत करा दिया जाता, यदि उनको वहां से एवेक्यूएट करा दिया जाता, तो शायद कुछ हद तक जान माल की जो हानि हुई है। क्योंकि अभी जो लोग लापता है, कितने लोग लापता है गरिमा जी, जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसका आंकड़ा सरकार के पास भी नहीं है। क्योंकि कौन परिजन, कितने मजदूर वहां काम करते थे, कौन रात को बह गया, इसकी जानकारी धीरे धीरे लगेगी। जब जो उसके परिजन है उन्हें पता चलेगा कि वो घर नहीं पहुंचा, तो इतनी जल्दी इसकी पूरी जानकारी होना कि कितनी जान माल का नुकसान हुआ है, निश्चित रूप से अभी बताना बिल्कुल संभव नहीं है। ना सरकार का संभव है, ना जितनी भी जांच एजेंसियां हैं जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ उसको संभव नहीं है। लेकिन इस विकट में हम सरकार के साथ हैं, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के हम चाहते हैं, क्योंकि ये राज्य की समस्या आई है और हमें लग रहा है इसमें एक ठोस नीति अब राज्य सरकार को बनानी पड़ेगी, ताकि भविष्य में जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको एक सुरक्षित भविष्य प्रदान कर सकें। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। और मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, इंदु मान जी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, और हमारे साथ में अरुण शर्मा जी अभी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का भी। इंदु मान जी का पहले रुख कर लेते हैं। इंदु मान जी, विपक्ष बड़े आरोप लगा रहा है, अभी के यूकेडी के प्रवक्ता को भी आपने सुना, उनका भी कहना है एनडीआरएफ एसडीआरएफ को अलर्ट मोड पे नहीं रखा गया था ऐसे क्रूशल टाइम पे जब आपदाओं का अंबार लगा हुआ है प्रदेश में। मतलब बड़ी विकट स्थिति है उन लोगों के लिए जो इससे प्रभावित हो रहे हैं। क्या वाकई सत्ता पक्ष उतनी तैयारी नहीं कर रहा है जितनी की जानी चाहिए? प्रशासन उतना अलर्ट नहीं है जितना होना चाहिए ऐसे मुश्किल वक्त में? अनम्यूट कीजिए मैम, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। जी गरिमा जी, धन्यवाद। देखिए, प्राकृतिक आपदा है, उसमें हाथ में किसी के नहीं है। ये बहुत दुख की बात है कि लगातार आती जा रही हैं आपदाएं। मैं अपने से पूर्व वक्ता से पूरी तरह से संबद्ध करती हूँ अपने आप को, और ये तो कहूंगी कि सत्ता पक्ष उतना अलर्ट नहीं है, क्योंकि धराली में जब सबसे पहले 4-5 अगस्त को आपदा आई थी, उसके बाद पूरी सरकार को और पूरे शासन प्रशासन को अलर्ट मोड पर आ जाना चाहिए था, जो कि नहीं। इसी बीच, इन आपदाओं के बीच में जो विभिन्न स्थानों से, पूरे देश से जो यात्री आए हुए हैं 4 धाम के लिए, और उनकी जो हेलीकॉप्टर की यात्रा के जो किराया बढ़ाया गया है, ये ऐसे में बहुत ही, मतलब मैं कहूँगी दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंता का विषय भी है। क्योंकि पर्यटन की चिंता, पर्यटन से कितना पैसा सरकार को आएगा, इस बात की चिंता उनको है, लेकिन इस बात की चिंता नहीं कि ऐसे में बीच में उनको कभी खोल दिया, कभी बंद कर दिया। क्योंकि कोई भी यात्री जब जाता है, अपनी कुछ प्लानिंग करके जाता है 2-4 दिन के लिए, अपने घर से भी कहीं से भी, तो रास्ते में जब इस तरह का कभी खोल देते हैं, कभी बंद कर देते हैं, अब दोबारा से फिर खोल दिया और उनको रास्ते में रोक लिया गया। तो ये शासन प्रशासन को क्लियर अलर्ट करना चाहिए। और कल जो सहस्त्रधारा में हुई थी, मैंने भी कल सुबह पढ़ा था कि देहरादून में मेरे भी बहुत सारे रिलेटिव्स रहते हैं, जाखन आदि और वो पैसिफिक साइड, तो येलो अलर्ट मैंने सुना था, ऑरेंज अलर्ट। तो ऑरेंज अलर्ट पे तो आदमी फिर भी उतना अलर्ट नहीं हो पाता है, लेकिन शासन और प्रशासन को जो है बहुत ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए था। जैसे कि हमारे भाई पूर्ववक्ता ने कहा, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ अलर्ट मोड पे रहने चाहिए थे। एटलीस्ट देखिए, हम जन हानि को बचा सकते थे, बाकी हानियां तो देखिए बाद में, अगर जन बचेंगे तो सब कुछ बच जाएगा। अब तो बिल्कुल इतनी ज्यादा वहां पे दुखद स्थिति है, मैं बात हो रही है वहां पे लोगों से, न्यूज में भी हम देख रहे हैं, बहुत ही दुख की बात है सरकार को। मतलब दूसरी बात यह है कि जहां जहां पुल है वहां पे क्या जो हमारे इंजीनियर लोग हैं, वैज्ञानिक तरीके से समय समय पर क्या जांच होती है कि पानी का प्रेशर अगर बादल फटा तो कितना आएगा, क्या उसको हमारे पुल सह पाएंगे? ये भी एक बहुत बड़ा सोचनीय विषय है कि बहुत गंभीरता से हमें इन चीजों को लेना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड और हिमाचल जैसे प्रदेश जो है, इनकी भौगोलिक विषम परिस्थितियां हैं। ऐसे में जो इंजीनियर लोग हैं और वैज्ञानिक और पर्यावरण जिस तरह का अनाउंस करता है, तो एनजीटी के भी जो नियमक है, मानक है, उसको क्या फॉलो किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। जहां तक मुझे पता है उसको पूरी तरह से फॉलो नहीं किया जा रहा है। दूसरी बात, पूरे उत्तराखंड के पहाड़ों को छलनी कर दिया गया। हम सभी इसमें से जानते हैं, चाहे सत्ता हो
या विपक्ष वाले हों। लेकिन दुख की बात है ये, इसमें अब सबको बहुत ज्यादा अलर्ट पे हो जाना चाहिए, क्योंकि सभी आग के अंगारे पे बैठे हुए हैं यहाँ पे उत्तराखंड में, ये मैं कहूंगी। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में और मेहमानों को भी जोड़ेंगे। अरुण शर्मा जी हमारे साथ में है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत अरुण जी आपका। अरुण जी, सभी विपक्षी दलों का यही कहना है कि उतनी मदद शायद नहीं तेजी के साथ में मिल पा रही है अलग अलग जगहों पर जितनी तेजी के साथ में होनी चाहिए, जबकि सरकार के दावे हैं कि वो प्राथमिकता सबसे ज़्यादा इन्हीं चीज़ों को दे रहे हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ का एक्टिव ना होना, प्रशासन का उतना अलर्ट ना होना, और देखिए आपदा पर किसी का जोर नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है, कई सारे सेंसिटिव जोन्स हैं, कई सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर आपदा कभी भी कोई भी प्राकृतिक आ सकती है, तो उसके लिए उतनी तैयारी तो कम से कम हम कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि बाढ़ जैसी स्थिति उत्तराखंड में कोई पहली बार हो गई है। हर बार मानसून के मौके पर अलग अलग नदियों का जलस्तर जो है वो बढ़ता ही बढ़ता है। हर बार हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं पर नदियां उफान पर होती ही होती हैं। तो ये नया नहीं है ऐसे प्रदेशों के लिए तो कम से कम। तो फिर उतनी तैयारी क्यों नहीं, उतने विभाग एक्टिव क्यों नहीं होते? आपदा प्रबंधन विभाग जो होता है वो क्यों उतना एक्टिव, उतनी तैयारी उस लिहाज से नहीं करता? क्योंकि जब नुकसान होता है तो पैसा तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार का भी जाता ही है ना। देखिए गरिमा, ये उत्तराखंड की नियति है कि इस पहाड़ी प्रदेश में हर साल आपदा आती है और काफी नुकसान करके चली जाती है, और लोग फिर उससे निपटते हुए खड़े उठ जाते हैं। इस बार क्योंकि बारिश जल्दी आई और जब जाना चाहिए था तब गई नहीं, मानसून अभी भी सक्रिय है और मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं कि लगभग 20-22 के आसपास मानसून विदा लेना शुरू होगा। तो ये मानसून से पहले की बारिश है जो थोड़े समय के लिए होती है लेकिन बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन उस पर करेला और नीम चढ़ा वाली बात यह होती है कि मानसून तो हो रहा है लेकिन साथ में बादल फट जा रहा है, और बादल फटने से जो तबाही है वो सबके सामने। क्योंकि जब बादल फटता है, मैं एक जर्नल सी बात बता रहा हूं कि अगर 24 घंटे लगातार बारिश होती है तो जो वाटर लेवल है वो 2 इंच बढ़ता है। अब 2 इंच पाइपलाइन का अगर हम फोर्स देखें तो वो दीवार को तोड़ने की क्षमता रखता है, लेकिन जब बादल फटता है तो वही जो वाटर लेवल है वो 24 इंच बढ़ जाता है, और वो 24 इंच का जो वाटर लेवल है अपने रास्ते में आने वाली तमाम चीजों को तहस नहस करता हुआ चला जाता है। तभी हम देखते हैं जब बादल फटते हैं उसके बाद जब हम वहां की कवरेज निकलते हैं, वीडियो देखते हैं, तो आपको जगह जगह मलबा और बोल्डर्स दिखेंगे। वो इसीलिए होते हैं कि वो सब कुछ वो बहा के ले जाता है, वो मलबा जो आता है। तो इस बार भी यही हुआ। और मैं देखिए अभी विरोधाभास यही सामने है। निश्चित तौर पर कल मैसेज आया था कि भारी से भारी बारिश होगी, कुछ जिलों में होगी, लेकिन वो पर्टिकुलर जैसे वो 3 घंटे का जो मैसेज आता है कि 3 घंटे के अंदर इन इलाकों में बारिश होगी, उस तरह का नहीं था। लेकिन मैसेज आया था, और मैसेज क्योंकि इंदु मान जी भी कह रही है कि मैसेज आया था, इनको भी अपने रिश्तेदारों से पता लगा है कि वर्षा हो रही, तो वो देखिए। और क्योंकि ये वर्षा काल है, वर्षा काल में लगातार शासन प्रशासन तैयारियों पर लगा रहता है, वो मुस्तैद रहते हैं। इसीलिए जगह जगह अगर आप देखें तो समय पर आपदा राहत बल, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, स्थानीय प्रशासन पहुंच जाता है। इसीलिए समय पर पहुंच जाता है, और उनके पहुंचने का मतलब ये होता है कि वो जनहानि जो कम से कम करने की कोशिश की जाती है। बचाव, राहत और बचाव शिविरों में लोगों को शिफ्ट किया जाता है, वहां उनके खाने पीने का व्यवस्था की जाती है। और जैसा कि आपकी खबरों से भी पता लग रहा है कि कल उन इलाकों से लगभग 100 लोगों को रिलीफ कैंपों में ले जाया गया। उसके बावजूद अगर कुछ लोग गलती से बहे हैं तो वो देखिए वो एक नुकसान है, वो मानवीय नुकसान है, उस पर हमें संवेदना बरतनी चाहिए। केवल देहरादून की बात नहीं करें, देहरादून जिले की बात करें हम, तो देहरादून विकासनगर में अगर हम देखें, ऋषिकेश में देखें, जगह जगह कल यही हालत हुई है। और कई जगह तो आज सुबह बेपनाह
जो बाढ़ आई है, ठीक है, यानी दोनों अलग में। अलग जगहों पर स्थिति जो है वो खराब रही है। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में और मेहमानों को भी चर्चा में जोड़ते चलेंगे, उनके साथ विस्तार से करेंगे चर्चा। एक छोटे से ब्रेक के लिए पर रुक रहे हैं, कहीं मत जाएगा, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं आपदा को लेकर, खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। राजेश्वर पैन्यूली जी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की ओर से। राजेश्वर जी, आपने सबकी बातों को सुना, सबको प्रशासन से उम्मीदें ज्यादा हैं कि कम से कम एनडीआरएफ एसडीआरएफ अलर्ट पर होना चाहिए था और प्रशासन भी पूरी तरीके से एक्टिव होना चाहिए था, तो शायद ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम बचा सकते थे। एनडीआरएफ एसडीआरएफ का ऐसे क्रूशियल टाइम पे एक्टिव ना होना क्यों, आखिर क्या वजह है, क्यों देरी हो जाती है? सबकी बातों को आपने सुना, सारा विपक्ष एक सुर में अपनी बातें कह रहा है। सॉरी गरिमा जी, आपने बिल्कुल ठीक बात करी। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, सारे पार्टियों का, चाहे विपक्ष ही हो, चाहे यूकेडी हो, चाहे हमारे फंड पुरोहित जी हो, सबका मैं और अरुण शर्मा जी का भी धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने फैक्चुअल पोजीशन बोली और सबने साथ देने का वादा किया कि सब हम पीड़ितों के साथ है, सब एक साथ चलेंगे और इस दुख की घड़ी में, और सबका जो भी उनसे संभव है उनकी पार्टी से या उनसे व्यक्तिगत तौर पे वो लोग करेंगे। अब हम दूसरी बात करते हैं, श्री दीपक रावत जी कह रहे थे कि ये क्लाउड बर्स्ट का हमें इन्फॉर्मेशन, देखिए क्लाउड बर्स्ट की इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाती, वो टेक्निकली, प्रैक्टिकली और टेक्निकली नहीं पॉसिबल है, क्योंकि जो उसके, चाहे वो आप सैटेलाइट के थ्रू कर लीजिए, चाहे जो भी मॉडल आप कर लीजिए, इतना रैपिड होता है कि क्लाउड बर्स्ट की इन्फॉर्मेशन नॉर्मली, और जो सारी तबाही हुई है बेसिकली क्लाउड बर्स्ट के कारण से ज़्यादा हुई। जहाँ तक दूसरी तबाहियों की बात है कि वाटर लेवल बढ़ गया और दूसरी चीज़ें बढ़ गई, तो वो क्लाउड बर्स्ट के कारण से इमीडिएट इम्पैक्ट आता है कि जो पानी आता है वो इमीडिएटली, जैसे भी हमारे अरुण शर्मा जी बड़े टेक्निकली आपको समझाया था कि कैसे उसका इम्पैक्ट कितना हाई होता है जब क्लाउड बर्स्ट होता है। अब दूसरी बात हम करते हैं कि एसडीआरएफ बिल्कुल ही 100% अलर्ट मोड में रहती हैं, इमीडिएटली पहुंचती है। जैसे भी बताया दीपक, अरुण जी ने भी, कि लगभग 100 लोगों को अलग अलग जगहों पे निकाला गया, जितना पॉसिबल होता है वो करते हैं इमीडिएटली। उसमें कोई चूक या कोई मतलब देरी न तो सरकार बर्दाश्त करने के लिए न टॉलरेट करती है। चाहे माननीय मुख्यमंत्री की बात कर ले, चाहे किसी की भी बात हम कर ले, वो इसमें टॉलरेट नहीं करते। और एनडीआरएफ खुद में इतने मतलब सेल्फ वो गाइडेड है कि वो इमीडिएटली अपने आप एक्ट अपॉन करते हैं। तो ये कहना कि उनके यहाँ से कोई चूक हुई, मुझे लगता है कि हम एक दूसरे एंड पे रह करके बात करते रहते हैं, जिसमें हम दूसरे एंड में बड़े आराम से कह देते हैं कि आपकी गलती है, आपने ये काम नहीं किया, आपने नहीं काम, बड़ा आसान है। लेकिन आप देखिए राजेश्वर जी, अभी आपने कहा कि आप शुक्रिया अदा कर रहे हैं, सब साथ में खड़े हैं, किसी ने कोई राजनीतिक रंग देने का भी आज प्रवक्ताओं ने कोशिश नहीं की। फिर आपका ये कहना कि सिर्फ बहुत आसान है ये कह देना, हर कोई ये चाहता है कि कम से कम नुकसान हो, कम से कम लोगों की जान जाए, हर कोई ये चाहता है कि लोगों तक मदद सही समय पर पहुंचे। तो इंटेंशन पर भी सवाल उठाना ऐसे वक्त में तो ठीक नहीं लगता, क्योंकि विपक्ष बहुत अच्छे तरीके से इस बार आपके साथ है। आपको मैंने सबसे पहले से बुलंदशहर का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, और इनके जो पॉजिटिवनेस है उसकी मैं बड़े तारीफ करता हूँ कि बड़े अच्छे तरीके से सब लोग साथ खड़े हैं। लेकिन मैं कुछ प्रैक्टिकल चीजें और पोजीशन भी समझा देना चाहता हूँ कि क्लाउड बर्स्ट के लिए आप बहुत अच्छा कोई मॉडल नहीं है, ना साइंटिफिक कोई ऐसा मॉडल है कि आप क्लाउड बर्स्ट के बारे में अच्छा प्रेडिक्शन कर सके। 99% आप प्रेडिक्शन नहीं कर पाते। एक उसका जो इम्पैक्ट होता है। दूसरा एनडीआरएफ हम जो जैसे कह ले रहे हैं, इतनी चीजें मत सोचिए। एनडीआरएफ इमीडिएटली एक्ट अपॉन करते हैं, जैसी कोई सूचना आती है, जैसी कोई इन्फॉर्मेशन आती है, और इमीडिएटली मूव करने के लिए हमेशा अलर्ट मोड में रहते हैं। सेल्फ ड्राइवन है, ऐसा भी नहीं कि हम कहें कि हम सिर्फ सरकार उसके पीछे पर लगी रहती है, वो खुद भी पूरी जो यूनिट्स हैं जगह जगह जो डिफरेंट टाइप पे जो पोस्टेड है, वो सेल्फ ड्राइवन यूनिट्स है, खुद ही इमीडिएटली अपॉन करती है और प्रॉपर्ली इक्विप्ड है। सरकार की तरफ से जो इक्विपमेंट चाहिए, सरकार की तरफ जो सपोर्ट चाहिए होता है, इमीडिएटली उनको प्रोवाइड किया जाता है। हो सकता है उस डिस्पाइट ऑफ ऑल द बेस्ट एफर्ट्स कुछ कमियां रह जाती हो, तो हम उसमें कभी नकारते नहीं कि वो बातें नहीं है। ठीक है। अब आप दूसरी बात शायद आप कहना चाहते होंगे चार धाम यात्रा के बारे में, जो हमारे माननीय विधायक महोदय जी कह रहे हैं। विधायक महोदय जी मुझे लगता है ज्यादा
परेशान है अपने खनन माफिया के तरीके से, उन चीजों के कि वही विधायक महोदय थे जो कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी के सामने कह रहे थे कि मुख्यमंत्री से हम एक चीज मांगते हैं, वो हमें 5 चीज देते हैं, मुख्यमंत्री में कभी बोलने का मौका नहीं देते। तो आज मुझे लगता है कि कुछ उन पर सख्तियां हो गई हुई, जो अवैध खनन कर रहे हैं उनसे वो परेशान है, तो उनकी व्यक्तिगत समस्या है, न कि लेकिन ये सिर्फ आप जिनको कोट कर रहे हैं, समस्या सिर्फ उनकी नहीं है। क्या हमारी आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि चार धाम पर निकलने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को हम लेकर हम बात करें? आप किसी एक शख्स को कोट कर सकते हैं अगर उसका राजनीतिक कनेक्शन है। मैं भी आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ, अरुण जी भी आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ऐसे क्रूशल टाइम पे आम व्यक्ति का जाना सुरक्षित है, श्रद्धालुओं का जाना सुरक्षित है? क्या प्लानिंग, क्या तैयारी है? रिस्क असेसमेंट होता है, सरकारों के पास पूरा रिस्क असेसमेंट होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर वाकई रिस्क असेसमेंट है और उतनी तेजी के साथ वो आम लोगों तक पहुंचेगा। चलिए अभी तीर्थ पुरोहित हैं, उनसे जान लेते हैं। उमेश सतीश जी, उमेश जी, क्या वाकई पर्याप्त जो रिस्क असेसमेंट की बात पन्नुली जी कर रहे हैं, ऐसी कोई चीज आपको नजर आती? आप भी देखते होंगे कई श्रद्धालुओं को आते जाते, क्या एक्सपीरियंस आपका कहता है? खैर, आपकी बात में आपकी यहाँ की जो चर्चा को थोड़ा सा अलग मोड़ पे लेके जाना चाहता हूँ। ठीक, आपदा के बाद होने वाली विपदाओं के बारे में हम लगातार चर्चाएं तो लगातार करते हैं, लेकिन उन आपदाओं के पीछे के कारणों को कभी हम पूरी तरह से चर्चा नहीं करते। आखिर क्या कारण है कि इतनी सारी आपदाएं लगातार साल दर साल बढ़ रही हैं हमारे उत्तराखंड में? आप पिछले साल 4 या 5 सालों को डेटा अगर आप उठा करके देखें तो आपको लगेगा क्लाउड बस्टर की घटनाएं लगातार साल दर साल बढ़ रही हैं हमारे यहाँ पहाड़ों में, उत्तराखंड में, देहरादून में, आसपास जितने भी। तो इसके पीछे मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हम लोग जो विकास का जो एक मानक हम लोगों ने तय कर लिया है, पहाड़ों में तो इतना अंधाधुंध तरीके से जो निर्माण हो रहे हैं उस पर भी रोक लगनी चाहिए। मुझे लगता है सरकार को एक मानक तय करने पड़ेंगे कि आखिर विकास के मानक आपके लिए हैं क्या। खासकर हम जैसे बद्रीनाथ का काम आपको उदाहरण में दे दूं, मास्टर प्लान का काम अनियंत्रित रूप से हो रहा है। क्या इतना बड़ा स्ट्रक्चर, इतना बड़ा निर्माणगत जो कार्य वहां पर चल रहे हैं, क्या इसके लिए वहां पर वो उसके लिए है अनुकूल है? वो जगह अनुकूल नहीं है, लेकिन बावजूद इसके फिर भी लगातार अपनी यात्राओं को और उसको लेकर के जो इतना बड़ा भवंडर खड़ा कर दिया है, उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण वो भी है, मानव जनित कारण भी इसके पीछे देखे जाने चाहिए। तो मुझे लगता है व्यापक रूप से इसके ऊपर चर्चा की जानी चाहिए। आखिर क्या कारण है कि लगातार साल दर साल जो क्लाउड बस्टर के रूप में जो इतनी बड़ी आपदाएं हमारे उत्तराखंड में आ रही हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? तो एक चर्चा इसके ऊपर भी होनी चाहिए। सरकार को लगता है कि इसके पीछे व्यापक एक किया जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, चलिए लौटेंगे, लेकिन आपने उस चीज पर जवाब नहीं दिया कि जो यात्रा मार्ग है वो कितना रिस्क असेसमेंट को लेकर मैंने जो सवाल पूछा था। हाँ। यात्रा मार्गों को लेकर लगातार देखो, मैंने पहले भी आपके 2-3 बार शुरू में आया तो मैं कह रहा हूँ, मैंने आपसे पहले भी इस बारे में चर्चा की है कि खाली सड़कों का नाम वो रख करके कि क्या कहते हैं उसको, ऑल वेदर रोड रखने से खाली सड़कें ऑल वेदर नहीं हो जाती। इस बारे में पहले भी चर्चा की। सड़कों को लगातार बुरा हाल है, सड़कों के लगातार का इस्तेमाल करता है। ऑल वेदर रोड तो नो वेदर रोड हो गई है। सड़क आखिर आप बनाना किस तरह से चाहते हैं? लगातार वो 6 महीने वो सड़क चलती नहीं, हर दूसरे तीसरे महीने में लगातार कुछ ना कुछ आ जाता है, फिर बह जाती है, जिससे यात्रा लगातार प्रभावित होती है। क्योंकि आप जानते हैं हमारा उत्तराखंड का सारा जो अर्थतंत्र है वो सब इसी यात्राओं पे डिपेंडेंट है। तो हम चाहते हैं कि सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए, लगातार जो ये है यात्राओं का प्रबंधन थोड़ा ठीक ठाक तरीके से करे। तो यही हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है। ठीक है अरुण शर्मा जी, रिस्क असेसमेंट एक काफी हैवी वर्ड मुझे लगा। वाकई क्या ऐसी कोई तैयारी चार धाम यात्रा में लोगों के लिए की गई है? क्योंकि अभी हमने देखा कुछ दिन पहले जब इतना बड़ा नुकसान हुआ अलग अलग जगहों पर, यात्रा मार्ग में कई जगहों पर भूस्खलन हुआ, तब रोकना पड़ गया। आज से केदारनाथ में भी हेली सेवा की शुरुआत होनी थी, लेकिन मौसम क्योंकि सही नहीं था तो कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सका। तो अब आप समझिए ना, अभी भी मौसम में उतनी तब्दीली नहीं है कि हेलीकॉप्टर उड़ पा रहा है, तो खतरा तो अभी भी वहां पर भी बना हुआ है। और अभी खुद ये बात कही गई कि कोई अनुमान क्लाउड बस्टिंग का नहीं लगा पाते, उसके लिए कोई बड़ा मॉडल भी नहीं है। तो ऐसे में चारधाम यात्रा मार्ग पर कितने लोग आगे जाएंगे? क्या रिस्क असेसमेंट उतने लोगों के लिहाज से पूरा है वाकई? क्या आपका अब तक का एक्सपीरियंस कहता है, क्या प्रशासन इतना सक्षम है इतनी तैयारियां कर पाने में? देखिए, मुझे लगता है कि यात्रा केवल इस वजह से बाधित है कि जगह जगह आपदाएं आ रही। क्या मार्ग पर नहीं आ रही है? बारिश से पहले के महीने की अगर हम देखें तो वहां यात्रा में कोई दिक्कत नहीं थी। और पिछले सालों के अगर आंकड़े आप उठा ले तो पिछले साल तो इतनी आपदा नहीं आई थी, ना इतनी बारिश हुई थी। उसके बावजूद भारी संख्या में लोग वहां भेजे गए और शुरू में ही वो रजिस्ट्रेशन वाला कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी
कि जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं था उसे वापस करना पड़ा, तो वो भी एक बुरी इमेज उत्तराखंड की गई। हालांकि इस बार वो सारी चीजें नहीं थी, लेकिन देखिए इस बार औसत से ज्यादा वर्षा होने से और जगह जगह क्लाउड बर्स्ट होने से जो सड़कें बही है, जो यात्रा मार्ग जगह जगह बाधित हुआ है, मुझे लगता है उससे दिक्कत हुई है। और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं राजेश्वर भाई की कि देखिए रिस्क असेसमेंट हमेशा गवर्नमेंट करती है। अगर आप एक रोड दिखाएं, रोड की बात करें तो उसमें ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए जाते हैं कि कहां कहां एक्सीडेंट हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, तो ये सब चीजें हैं और उसके हिसाब से यात्रियों को परमिशन दी जाती है जाने की। कई बार क्या होता है कि यात्रियों को रोक भी दिया जाता है जब ये लगता है कि वहां भीड़ ज्यादा हो रही है, तो रोका भी गया है, हमारे सामने उदाहरण है उसके भी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यात्रा में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत केवल मौसम की और सड़कों के बाधित होने की है। अगर ये सब चीजें मान लिया 20-22 तारीख के बाद वर्षा रुक जाएगी, बाधा नहीं रहेगी कोई, तो मुझे लगता है वो यात्रा पूरे भैया दूर तक उफान पे चलेगी और वो पिछले साल के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। जी गरिमा। ठीक है इंदुमान जी, क्या वाकई अभी रिस्क असेसमेंट की बात उन्होंने कही कि हमने इतनी तैयारी कर रखी है कि कोई भी ऐसी चीज़ अगर होती है तो हम यात्रियों को, श्रद्धालुओं को उतनी पर्याप्त सुरक्षा दे पाएं। आपको लगता है कि अलग अलग मार्गों पर इतनी तैयारी हो जाती है? क्योंकि आम दिनों में जब ये नहीं होता तब भी कई सारी चारधाम यात्रियों के सामने समस्याएं आ जाती हैं। क्या उनके लिए तैयार रहता है स्थानीय प्रशासन या चारधाम रूट पर जो भी जिन लोगों की भी जिम्मेदारी होती है? और जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं, अभी राजेश्वर जी ने उन विधायक जी को भी कोट कर दिया कि उनका शायद कोई नुकसान होगा, इस वजह से वो सवाल उठा रहे हैं। राजनीतिक एंगल आ गया बेसिकली। देखिए ये दो बात तो माननी पड़ेंगी। एक तो ऑल वेदर रोड की जो बात की जाती है, ऑल वेदर रोड के नाम पे जो एक तरह से उत्तराखंड को मतलब छलनी किया गया है, एक बात तो ये है। दूसरा, खनन जो है बिल्कुल अवैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि खनन बहुत आवश्यक है, लेकिन उसको अगर वैज्ञानिक तरीके से किया जाएगा, सही तरीके से किया जाएगा, तो नदियां अपना रुख गलत तरीके से नहीं बदलेंगी। हम भी यहाँ रहते हैं, गोला नदी पे अक्सर बाढ़ आती है, तो हम जानते हैं इस बात को कि जो खनन है वो प्रॉपर तरीके से किया जाए, साइंटिफिक तरीके से किया जाए, शासन प्रशासन की देख रेख में किया जाए। लेकिन जिस तरह से आज के दिन अंधाधुंध खनन चल रहा है, एक एक रात में 3-3 हजार डंपर जब भर कर निकल रहे हैं और जो पुलिस और प्रशासन है मूक बनकर उनको देख रहा है, और यहाँ तक कि हाईवे पे भी जो ये फ्लाईओवर वगैरह बने हुए हैं उन पे उनको मना कर दिया जाता है कि फ्लाईओवर्स पे हैवी व्हीकल्स नहीं चढ़ेंगे। लेकिन या तो उनको फिर ऐसा होता है, बहुत जगह मैंने देखा है कि उनके जो वो लगे हुए हैं रुकावट उनको डेलिबरेटली तोड़ दिया जाता है और फिर से वो वहीं चलते हैं, चाहे वो फ्लाईओवर गिर जाए 6 महीने बाद। तो सरकार की सारी जो कार्यशैली है उतनी गंभीरता से इस विषम परिस्थिति वाले प्रदेश में नहीं हो रही है। देखिए पूरा का पूरा उत्तराखंड और हिमाचल का निचला जो हिस्सा, आधे से नीचे का हिस्सा है, वो खुद ही लैंड प्रोन एरिया है। ये जो इस लैंड प्रोन एरिया पे हम सब बसे हुए हैं, तो उसमें इस तरह के खनन कैसे किया जा सकता है? पूरा का पूरा खनिज पदार्थ खत्म किया जा रहा है यहाँ पर। एक तरह से देखिए गरिमा जी, प्राकृतिक आपदा है, बहुत ही दुख की बात है, बहुत चिंता होती है एक भी किसी के घर का कोई बह जाता है तो, लेकिन स्वयं सरकार ही, और इस सरकार में कहीं ना कहीं हम प्रदेश की बात कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर तक घोटाले हैं और इसको लूटा जा रहा है, मैं ये कहूंगी। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। दीपक रावत जी, राष्ट्रीय स्तर पर लूटे जाने की बात सामने आ रही है, क्या सिर्फ विधायक जी सवाल उठा रहे हैं या वाकई आम जनता और बाकी का विपक्ष भी उसी सवाल के साथ खड़ा है जिसका जिक्र राजेश्वर पैनुली जी अभी कर रहे थे? जी मुझे अच्छी तरह याद है कि खनन के आरोप जब मुख्यमंत्री के ऊपर स्वयं इनके पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के या विधायकों ने लगाए थे, तब भारतीय जनता पार्टी के यही उनके तमाम प्रवक्ता गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे कि रेवेन्यू बढ़ गया है, किसी प्रकार का कोई खनन नहीं हो रहा। और आज आप देखिए स्वयं उनके प्रवक्ता इस बात को कबूल रहे हैं कि कहीं ना कहीं खनन का कोई मामला है जिसमें डोभाल जी को शायद कुछ दिक्कत आई है। तो एक बात तो स्वीकार हो गई है कि इस प्रदेश में खनन से किसी को दिक्कत नहीं है, अवैध खनन जो सरकार की शय पे चल रहा है उससे दिक्कत है। तो आज इनकी स्वीकृति इन्होंने कर दी है कि इस प्रदेश में अवैध खनन हो रहा है और स्वयं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने ही इसको स्वीकारा है।
मतलब इसको कई बार आप ये कह नहीं सकते कि उन्होंने नहीं स्वीकारा है। आरोप भले उन्होंने डोभाल जी पर लगा दिया हो कि कहीं ना कहीं उनका खनन का कोई मामला है, लेकिन अवैध शब्द उन्होंने इस्तेमाल करा है। देखिए हो क्या रखा है, कल ही मैं आप इसलिए ये इस प्रदेश में नासूर बन गया है अवैध खनन, और ये अवैध खनन ही ऐसा हो रखा है गरिमा जी, जो नदियों के जो पिलर हैं, जो पुलों के पिलर हैं, उनको कमजोर करता है। यहीं से सारी दिक्कतें वहीं से स्टार्ट है। जो ज्यादा पुल यहाँ उत्तराखंड में गिरते हैं या कमजोर होते हैं, उसमें सबसे बड़ा हाथ अवैध खनन का है। कि अवैध खनन वाले पुल के नीचे का जो पिलर होते हैं, उनके चारों तरफ इस तरह की परिस्थिति बना देते हैं कि जब बारिश का पानी या इस तरह का तेज भाव का पानी आता है तो वो टूट जाता है। यही तो समस्या है, और इसकी तरफ कोई भी ध्यान देने को तैयार नहीं है। इसी का दूसरा उदाहरण देता हूं। कल ही देहरादून में सेंट्रल लाइब्रेरी जो देहरादून की है, उसमें जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक गोष्ठी करी, और गोष्ठी ये थी कि हिमालयन राज्यों में जो सड़क की चौड़ाई है वो कितनी होनी चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से जानकारी देता हूं कि उनके सारे बुद्धिजीवी वर्गों ने निकाला कि एक निर्णय लिया कि 6 मीटर से ज्यादा चौड़ी सड़कें नहीं होनी चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी की चारधाम यात्रा हुआ तो 40-40 फीट है। आप अंदाजा लगा रहे हैं ना कि किस प्रकार से, अगर बुद्धिजीवी वर्ग जो कह रहा है कि इससे ज्यादा अगर चौड़ी सड़कें हुई, यानी अगर 6 मीटर का नहीं 6 या 18, यानी 18-20 फीट की सड़कें होनी चाहिए, ये वो कह रहा है। तो समन्वय कहाँ है? सरकार जो नीतियां बना रही है वो कौन से लोगों से मिलकर बना रही है, और जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो चिंतन कर रहा है लगातार यहाँ की परिस्थितियों को, वो उनका जो आकलन है वो बिल्कुल भिन्न है। तो यहीं पर पता चल जाता है कि सरकार और जो यहाँ के लोग जो कर रहे हैं, जो विभिन्न लोग हैं, उनमें कहीं समन्वय दिख ही नहीं रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों का सामना, जो नुकसान है, यहाँ के लोगों को करना पड़ रहा है। और चारधाम यात्रा के बारे में तो फिर आप मुझे कहेंगे कि मैं बिल्कुल दिशांतर कर रहा हूं समय को। जब चारधाम यात्रा जब से शुरू हुई है, वो मेडिकल वाले लाइन पे लगे हुए हैं, वो सुरक्षा कर्मी बिल्कुल लाइन पे लगे हुए हैं। जब चारधाम यात्रा शुरू हो रही थी गरिमा जी, आप ही के चैनल में हमने, भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता कहते थे कि चारधाम यात्रा को किसी भी प्रकार से बिल्कुल मतलब किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आएगी, पर मौसम में किसी का बस नहीं चलता है। आज स्थिति हो गई है कि जब से ये चारधाम यात्रा शुरू हुई है और आज जब हमें बात कर रहे हैं, सरकार निर्णय ही नहीं ले पा रही है कि इसको कब शुरू करना है, कब रोकना है, कब इसको सुचारू रूप से संचालित करना है। हमारा सिर्फ इतना करना है कि जब से आपने चारधाम यात्रा में, मैं स्पष्ट कर दूं गरिमा जी, ये टीआरपी लेने की कोशिश करी है इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने, ये चारधाम यात्रा तब से दिक्कत में आई है। अगर ये टीआरपी लेने का काम कम कर दे, बंद कर दे, तो चारधाम यात्रा आज से हजारों साल पहले चल रही थी, जैसे चल रही थी बहुत सही संचालित चल रही थी। लेकिन जब से पिछले 2023 में एक आंकड़ा जो इन्होंने छुआ, और उस आंकड़े की टीआरपी जो इन्होंने पकड़ी, और उस टीआरपी से वाहवाही जो लूटी, उसी का ही खामियाजा आज भारतीय जनता पार्टी भुगत रही है कि बार बार चारधाम यात्रा विपक्ष के टारगेट में आ रही है और हमें टारगेट करना पड़ रहा है। ठीक है, कहने का मतलब, मेरा मतलब है कि इस यात्रा को हर सरकार अपने हिसाब से यात्रा को सुचारू रूप करने की कोशिश करती है। इस पे टीआरपी लेने का अगर भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी तो निश्चित रूप से अगर ये रुकेगी, ठीक है, अब राजेश्वर जी से, तो भारतीय जनता पार्टी को कटघरे पे आना ही पड़ेगा। ठीक है राजेश्वर जी, आपने सबकी बातों को सुन लिया, आरोप वही है लगभग? ये आरोप वही है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं हम लोग आरोप लगाते हुए लोग बियॉन्ड एक लिमिट चले जाते हैं कि इतने ज्यादा आरोप लगा देते हैं जिसका कोई बेसिक क्या नहीं। देखिए, क्रेडिट लेने में तो कोई कमी नहीं होती है, तो फिर क्या बोल सकते हैं आप, कितने भी आरोप आप लगा लीजिए। देखिए, वो कभी टीआरपी पे चले जाते हैं, कभी आप अपने आप को कंसंट्रेट करिए कि सुविधाएं आपको दी जा रही है कि नहीं दी जा रही, यात्रियों को सुविधाएं दी जा रही है, सरकार एक्ट अपॉन कर रही है कि नहीं कर रही है, सरकार को एक्ट अपॉन करने में कोई दिक्कत है, प्रिवेंटिव एक्शन ले रही है कि नहीं ले रही, और स्पेसिफिक चीज़ों के साथ आइए। चीज़ें जनरलाइज मत कीजिए। बहुत सी चीज़ें लगातार जो विपक्ष है उस चीज़ों को जनरलाइज कर देता है, तो जनरलाइज में क्या कहता है, ऐसा हो रहा है। अब ऐसा कितनी जगह हुआ, कितनी जगह पे हुआ, कोई पर्टिकुलर जगह की बात करें, कुछ जगह पे की बात करें, तो उस पर सरकार एक्शन लेने से कभी पीछे नहीं हटी। सरकार जीरो टॉलरेंस की है, कहीं पीछे नहीं हटने वाली। लेकिन आप जब स्पेसिफिक होंगे, स्पेसिफिक चीज़ों की बातें करेंगे, तभी स्पेसिफिक बातें लोग उस पर एक्ट अपॉन सरकार कर पाएगी। और जनरलाइज आप करते रहेंगे, आप कभी उसको आप टीआरपी के साथ जुड़ना शुरू कर देंगे, कभी दूसरे स्टेटमेंट के साथ जुड़ा कर देंगे, कभी आप मैं बोलूं कि अवैध खनन हो रहा है तो उसको बोलेंगे ये भी मानते हुए, अरे हम क्या पूरी दुनिया मानती है, हमारे
हमारे सबको पता है कि लोग अवैध खनन में, अवैध धंधे में लगे रहते हैं और उनको रोकना सरकार का काम है और सरकार उनको रोकने के लिए कृत संकल्प है। उससे कुछ लोगों को कष्ट होता है तो वो कम फॉरवर्ड होते हैं, वो सरकार के अगेंस्ट खड़े होने की कोशिश करते हैं। उनको भी सरकार बख्शने वाली नहीं है, ये बड़ी क्लियर कट बात है। चाहे वो कोई कितना भी बड़ा रसूखदार हो, चाहे कितना भी उसके वो हो के मेरे संबंध हो, ये हो, उन सब चीज़ों को भी छोड़ने वाली सरकार नहीं है। हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता जी बड़ी अच्छी बात कह रही थी कि भाई ऐसा बहुत सी जगह हो जाता है जो हैवी व्हीकल्स है और हम लोग देखते हैं, ऐसा नहीं है। भाई आपने खुद भी देखा होगा कि जो देहरादून का जो हाईवे पे जो वो है, क्या कहते हैं, टोल है, उस टोल पे भी एक दिन एक्सीडेंट हो गया था जो किसी ट्रॉली टक्कर, तो अवैध है और वो अवैध वाले ने मारा तो उसको एक्शन लिया गया। क्योंकि क्या है कि आप बहुत सी चीज़ों पे आप 100%, आप ये तो नहीं कह सकते कि राम राज्य में भी 100% चीजें गायब हो गई थी, तो 100%। तो आप ये कह के 100% चीजें बेहतर नहीं हो पाएंगी, आप इसके बेनिफिट ऑफ डाउट में कितना फायदा उठाएंगे? ये कहकर सिर्फ कि 100% चीजें नहीं हो सकती, इस बात का कितना बेनिफिट ऑफ डाउट आपको दे दिया जाए? इसमें बेनिफिट डाउट और नहीं, आप 100% जो मैं बोल रहा हूँ तो उसको 100% बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं है, फैक्चुअल है ये। नहीं, ये बात कह के मतलब इस बात को मान के चलिए जो मैं कह रहा हूँ। नहीं, आपने पहले ये कहा ना कि 100% चीजें तो राम राज्य में भी शायद नहीं हो पाती होंगी। आपने ये कहकर कितने परसेंट की एक वो ले ली कि अब इतनी तो हमें छूट मिल जाती है? परसेंटेज में नहीं कर सकते। मैंने इसीलिए बेनिफिट ऑफ डाउट बोला ना कि आपको कितना बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाए कि भाई यहाँ पर आपका 100% नहीं अप्लाई होगा। बिकॉज अदर जो प्रॉब्लम एरिया हो सकता है, हम कई जगह 100 की जगह 70% करते हो, कई जगह 100 की जगह 100 करते हो, तो 100 पे 100 ही कर लेते हो, कि आप ऐसा उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए बस उम्मीद यही है कि कम से कम जो भी आपदाग्रस्त इलाके रहते हैं या जहां पर भी इस तरीके की स्थितियां होती हैं, हर कोई यही चाहता है। विपक्ष ने भी आज अच्छी तरीके से यही कहा कि हम सरकार के साथ ऐसे मुश्किल वक्त में खड़े हैं और चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे मदद जो है वो पहुंचाई जाए, बस उसमें देरी ना होने पाए। उसमें ये ना हो कि क्रेडिट लेने के लिए आपके कैमरे तो चल जाते हैं लेकिन कैमरे के पीछे की सच्चाई कुछ और नजर आए, तो वो शायद विपक्ष नहीं चाहता है और कोई भी नहीं चाहता है, क्योंकि जो लोग परेशान हैं, जो उससे प्रभावित हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल घड़ी है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। देवभूमि के दंगल में आज बात कर रहे थे आपदाग्रस्त इलाकों की, उन एरियाज की जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। हालांकि एक बार फिर से देहरादून के सहस्त्रधारा में जिस तरीके से कल रात भारी बारिश के बाद जो तबाही आई, उसने कई होटल्स, कई मकानों को बड़ा नुकसान पहुंचाया। हालांकि अब तक किसी जनहानि की बात नहीं सामने आई है। उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा रेस्क्यू और ज़्यादा से ज़्यादा मदद प्रशासन की ओर से पहुंचाई जाएगी। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।